So yeah, hi guys. It's been a long time. Okay, I made a video. Because of personal issues, I couldn't make it happen. So yeah, right now I am back and let's quickly start. Okay, again. So जो मैंने लास्ट रील बनाई थी, ठीक है, उसमें मैंने बोला था कि इंडियन रेल्स के ऊपर मैं नया टॉपिक ऐसे लाते रहूँगा. सो या मैं उसी से स्टार्ट करूँगा. ओके, सो या मेरा एवरीडे नहीं, जो बेसिक मैं न्यूज़ फीड देते रहता हूँ वो मैं कंटिन्यू करूँगा. ओके, सो अब से आपको कंटिन्यूस मिलेंगे. अलॉन्ग विद दिस अब मैं कुछ ऐसा सीरीज जो नॉलेजेबल होंगे, मतलब फैक्ट्स या नॉलेज के ऊपर बात करेंगे, हिस्ट्रीज के ऊपर बात करेंगे, ऐसे मैं कुछ मतलब बनाते रहूँगा वीडियोस. ओके, सो एज ए सेट कि आज हम इंडियन रेल्स के बारे में बात करेंगे. सो आज मैं ट्राई आई विल ट्राई टू कवर कि इंडियन रेलवेज कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, अभी ऑपरेशंस क्या चल रहे हैं, क्या एडवांसमेंट्स है इंडियन रेलवेज के ऊपर, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर. ओके, सो चलिए जल्दी से हम वीडियो के अंदर चलते हैं और ग्राफिक्स के द्वारा और अच्छा एक्सप्लेनेशन के द्वारा और अच्छे एक्सप्लेनेशन के द्वारा मैं आपको ट्राई करूँगा समझाने के लिए, और आई थिंक आपको पसंद भी आएगा. सो या चलिए चलते हैं. जैसे आप हेडिंग यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन रेलवेज. ओके, तो मैं ना आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो इंडियन रेलवेज है वो इट्स लाइक कुछ ऐसी चीज है जो मैं बहुत लाइक करता हूँ, मतलब वो मेरे दिल के बहुत पास है. क्योंकि इंडियन रेलवेज को बोलते हैं इंडिया की जान, इंडिया का दिल, ठीक है. तो ये बहुत सारी यादें लेके आता है, ठीक है. तो छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग तक सबका मतलब सब इसके फैन है, ठीक है. छोटे बच्चे को छुक 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 की जो पहले का आवाज थी, मतलब जो डीजल इंजन जो करते थे तब के टाइम के जो थे. हाँ, वैसे अब के जो इलेक्ट्रिक इंजन से ये सब तो नहीं करते, बट स्टिल आज के टाइम पे भी जो इंडियन रेलवे का जो फैन बेस है ना भाई, उसका एक अलग ही मतलब मैं कहूंगा कि जो पूरी एक फैमिली है, फैन फैमिली है, वी कुड से. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे इंडियन लोकोमोटिव से कुछ नए नए लोकोमोटिव से मैंने कुछ ट्राई किया यहाँ पे रखने का. जैसे अपना ये वैप 7, ठीक है, ये अपना आया वंदे भारत एक्सप्रेस, ये आ गया अपना वैग 9, ये आ गया अपना वैग 12. ओके, ये आई अपनी तेजस, जो बोगीस है उन्हें बोलते हैं, और ये अपनी ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव है जो बंद हो चुकी है. ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि इंडियन रेल्स है क्या, इंडियन रेल्स का इंसेप्शन कैसे हुआ, और आज इंडियन रेल्स की क्या स्थिति है, क्या चल रहा है इंडियन रेल्स के अंदर, समझते हैं. तो चलिए देखिए, सबसे पहले इंडियन रेल्स को हम कहते हैं इंजन ऑफ द नेशन. ओके, सो ये क्यों हम इसको इतना मतलब एक बड़ा नाम देते हैं कि इंजन ऑफ द नेशन, इज अ वेरी बिग थिंग. ओके, तो इसको इसलिए ऐसा बोलते हैं कि अगर इंडियन रेलवेज नहीं होती, जो इंडिया जितना बड़ा क्षेत्र है, मतलब इंडिया इंडिया बहुत बड़ा है वैसे, ठीक है, तो अब पूरे इंडिया में कोई एक इंस्टीट्यूशन या मतलब कोई एक चीज जो पूरे इंडिया को, भारत को जोड़ रखी है ना, वो है भारतीय रेलवेज. ठीक है, ये फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ कन्याकुमारी तक फैली, और फ्रॉम द वेस्ट अपने गुजरात से लेके ईस्ट जो अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां तक फैली, पूरे पूरे इंडिया को एक कवर करती है. तो आप ये देखिए कि मतलब इसकी जो इम्पोर्टेंस है और जो क्या महत्व है भारत के अंदर, ये बहुत बड़ी है. ठीक है, तो पूरा अभी इसके अंदर अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो इंडियन एवरेज जो है पूरा 69,181 किलोमीटर का रूट लेंथ है. ये फोर्थ इन द वर्ल्ड है, ठीक है. इस हम जो सबसे पहला आता है वो वैसे यूएस आता है, फिर चाइना, फिर रशिया, उसके बाद हम आते हैं इंडिया. ठीक है, तो इंडिया बेसिकली फोर्थ नंबर पे अपना. तो अलॉन्ग विद दिस, इंडिया में जो वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, वो है मतलब इंडियन रेलवेज भी है, और अलॉन्ग इन इन द वर्ल्ड ऑल्सो. ठीक है, तो टोटली 1.25 मिलियन. यहाँ पे नंबर देख सकते हैं, मतलब अराउंड 12.5 लैक्स एम्प्लॉयज को इंडिया मतलब कैटर करते हैं. तो यह बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि देखिए अभी इंडियन रेल्स के अंदर हमें उनके ड्राइवर्स आते हैं, लोगों, ठीक है, फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं जो बड़े बड़े मतलब कमीशन ऑफिसर है, नॉन कमीशन ऑफिसर, ग्रुप डी के हैं जो ट्रैक्स देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ही लोग हैं. ठीक है, और पूरा जो ये 23-24 का नंबर है, ठीक है, मैं थोड़ा पुराना ही लिया है. ठीक है, तो उसके हिसाब से देखें तो 6.9 बिलियन पैसेंजर एनुअली है, और जो अपना फ्रेट है वो है 1.58 बिलियन टन. तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा मैसिव नेटवर्क है इंडियन रेलवे. ओके, तो इसी तरीके से आप समझिए कि अभी जो हमारे जो लेटेस्ट मतलब एक 1853 में स्टार्ट हुई थी इंडियन रेलवे की जर्नी, और आज 2025 तक, ठीक है, ये भाई भारत की जान बन चुकी है. ठीक है, और ऐसे जो एज द टाइम गोस ऑन, ठीक है, मतलब अराउंड 173 ईयर्स आई थिंक इंडियन रेल्स का भी हो गए हैं. ठीक है, तो या बहुत बहुत टाइम हो गया है. तो चलिए समझते हैं वैसे इंडियन रेलवे का जब इंसेप्शन हुआ था क्या था, क्यों हुआ था, किस तरह हुआ था.
तो स्टार्टिंग पहले लेगेसी तो ऐसे स्टीम इंजन से थी, ठीक है, लेगेसी फॉर्ज्ड इन स्टीम यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट, ओके, यूनाइटिंग सब कॉन्टिनेंट। ओके, सो देखिए सबसे पहले जो था प्रपोजल था इंडियन रेलवेज का बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट रखा गया 1832 के अंदर। तो वैसे उस टाइम जो रखा गया था ये था माल ढोने के लिए, मतलब फ्राइट ऑपरेशंस के लिए और मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए रखा गया था, ठीक है। बट जो कमर्शियल जर्नी थी वो हुई थी 1853, ठीक है, हमारे थाने में स्टार्ट हुई थी ट्रेन विद द 14 कैरेजेस ऑल विद द स्टीम लोकोमोटिव साहिब सिंध एंड सुल्तान, ठीक है। तो ये, हाँ, ये बेसिक थोड़ा मतलब बेसिक नॉलेज है फ्रॉम बॉम्बे बोरी बंदर टू थाने। लॉन्च हुई थी, 34 किलोमीटर की जर्नी थी, 400 गेस्ट थे, ठीक है। तो या ये सबसे पहली जर्नी थी अपनी, ठीक है। आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, थोड़ा ओल्ड वैसा एक है फोटो है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारा टिल 1947, मतलब अपने टिल आवर इंडिपेंडेंस 1853 टू 1947 बहुत जोरों शोरों से इसका एक्सपेंशन होता है इंडियन रेलवे का। बहुत सारे मल्टीपल रेलवे डिविजन, नॉट डिविजन, वहाँ प्राइवेट कंपनी एंटिटीज होती थी, ठीक है। जैसे कि साउथ में मद्रास रेलवे होते थे, यहाँ पे बॉम्बे के अंदर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, फिर पेशावर के लिए वहाँ की एक डिफरेंट कंपनी होती है। तो बहुत सारी कंपनीज थे, ठीक है। तो ये कंपनीज अपने अपने मतलब ब्रिटिश रेलवे उनको लाइसेंस देता था कि रेलवे नेटवर्क आप बनाइए, ठीक है। कुछ कुछ का इंटरऑपरेबिलिटी भी करते थे, मतलब कि एक क्या बोलते हैं, एक रेलवे लाइन दूसरे रेलवे लाइन से मतलब क्या ज्वाइन होती थी। ऐसे बहुत सारे थी, मतलब जो कंपनीज का एक कंपनी की रेलवे लाइन दूसरी कंपनी की रेलवे लाइन से भी ज्वाइन हो जाती है, ऐसे बहुत सारे चलते थे, क्योंकि इंटरऑपरेबिलिटी उनको मैनेज करना था, ठीक है। तो उस टाइम पे जो 34 किलोमीटर का जो कवर था, मतलब स्टार्टिंग जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी वहां से लेकर 25,000 किलोमीटर तक का पूरा, मतलब आप समझ सकते हैं कि 853 नियरली 1 सेंचुरी आप मान लीजिए, ठीक है। इतने इतने टाइम के अंदर अराउंड 25,000 किलोमीटर का पूरा लाइन ले कर दिया गया था। इवन और ये पता है, ये लाइन ये मोस्टली मतलब इसमें जो आई वुड से ना 70% तक अराउंड माल ढोने के लिए ही यूज किया जाता था, फिर बाद में हाँ कहीं ये पैसेंजर्स के लिए कुछ ज्यादा ही उपयोग में लाया गया, बट पहले के जो 50-60 ईयर्स थे वो टोटली प्योरली फ्राइट फ्राइट ऑपरेशंस के लिए थे, ठीक है। उसके बाद जो 1951 एक लैंडमार्क ईयर, क्योंकि देखिए जैसे ही इंडिपेंडेंस हो जाता है ना उसके बाद जितने भी रेलवे के बॉडीज थे, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज थे, उन सबको यूनाइट कर दिया गया और 6 डिविजन्स के अंदर उसको डिवाइड कर दिया गया, जैसे कि नॉर्थर्न रेलवे, साउथर्न रेलवे, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल रेलवे, इस तरह से, ठीक है। तो हाँ ऐसे टाइम में ये डिविजन्स बढ़ते गए, बट जो मेन बेसिक्स थे पहले स्टार्टिंग में वो 6 ही थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉलोइंग इंडिपेंडेंस 42 डिस्परेट प्राइवेट ऑन railway companies were amalgamated and nationalized into a single unified entity railways to serve the strategic and economic needs of new nation। ओके, तो ये हुआ था 1951 के अंदर, जैसे हम इंडिपेंडेंस हो जाते हैं ये जो पूरे 42 प्राइवेट ऑन रेलवेज थे, रेलवे कंपनीज थी, इन सबको हटा के वहां पे इंडियन रेवल्यूशन का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, ठीक है। कि पूरा मतलब एक पूरा बस एक इन गवर्नमेंट के अंदर आ जाए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही पूरा आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आज की। तो आज जो इंडियन रेलवेज है ना, मतलब ये लिटरली जो भार इसने उठाया पिछले मतलब आफ्टर फ्रॉम 1951 मान लीजिए, जब से नेशनलाइज हुआ था ये, ठीक है, तब से लेके आज तक इंडियन रेलवेज अपनी लिमिट के ऊपर ही चल रही है। मतलब आप समझ सकते हैं इस नंबर को, 115 टू 150 लाइन कैपेसिटी चल रही है। मतलब जो मतलब लेट्स से कि आप समझिए कि एक ट्रैक है, मतलब एक सेक्शन ऑफ ट्रैक है जिसके अंदर उसका लिमिट है लेट्स से कि 100 ट्रेन, बट आप लिटरली चला रहे हो 115 ट्रेन से 150 ट्रेन चला रहे हो उसके ऊपर, मतलब लेट्स से कि एक दिन के अंदर 100 ट्रेनें चल सकते हैं, मतलब ये लिमिट है उस ट्रैक का। मतलब उससे क्योंकि देखिए जो लाइन कैपेसिटी जो होती है वो बहुत सारे थिंग्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे सिग्नलिंग किस टाइप का है, ट्रैक्स किस टाइप के हैं, उनका कर्वेचर किस टाइप का है, ठीक है, कुछ मतलब ग्रेडियंट्स है या नहीं, ये सब चीजें बहुत वहाँ पे क्या बोलते हैं इफेक्ट करती है इस चीज़ों को, मतलब कि लाइन कैपेसिटी को फिक्स करने के अंदर। तो इंडियन रेलवे के अंदर ऑन एन एवरेज 115 टू 150% यूटिलाइजेशन के साथ चलती है, ठीक है, रेलवे लाइन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के साथ चलती है, तो बहुत बड़ा नंबर है। तो आई वुड से बर्डन अब इसी कारण होता है क्या, लेट भी हो जाती है ट्रेन, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि इंडियन रेलवेज के अंदर अभी तक मतलब स्टिल आज भी मैं थोड़ा बहुत बोलूंगा क्योंकि अभी तो डीडीएफसी आ गई, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, डीएफसी आया है, पर पहले नहीं था ऐसा कुछ। तो पहले क्या था कि जो गुड्स ट्रेन थी और जो अपनी पैसेंजर ट्रेन थी, ठीक है, ये सब एक ही लाइन पे चलती थी। अब उससे होता क्या था कि लेट्स से कि पैसेंजर ट्रेन जैसे अपनी शताब्दी आ गई या राजधानी, इनको तो मिल जाता है सही वाला टाइम, ठीक है, मतलब क्योंकि ये तो ऑन प्रायोरिटी ट्रेन होती है। अब जैसे अपने एक्सप्रेस आ गए या अपने सुपर फास्ट ट्रेन आ गए, इनको कभी कभी हॉल्ट कर दिया जाता था, ठीक है, अभी क्यों, अब भाई एक ही ट्रैक एक सेक्शन, जैसे कि 10 किलोमीटर का एक सेक्शन है, अब उसके अंदर तुम 3-4 ट्रेन दौड़ा रहे हो, सॉरी मैंने कुछ ज्यादा बोलते दो या तीन मान लीजिए, ठीक है, ट्रेन दौड़ रही, अब जब
कैपेसिटी ज्यादा बढ़ जाती है तो वही 2-3 की जगह हम 3-4 दौड़ाते हैं, ठीक है। अब उसके कारण क्या होता है कि ट्रैफिक बढ़ने लग जाता है और हॉल्ट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब उसके कारण क्या ट्रेन डिले हो जाती है। अब अलॉन्ग विद दिस गुड्स ट्रेन को भी क्या कैटर करना पड़ता है। अब गुड्स ट्रेन को होता है क्या कि लेट्स से कि फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे एक गुड्स आपको भेजना है, तो लेट्स से कि उसका टाइम रेलवे ने दिया होगा 2 दिन का। अब होता क्या है कि बिकॉज ऑफ दिस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन अब यहाँ पे अराउंड 3 to 4 days से भी ज्यादा का टाइम लग जाता था पहले, ठीक है। अभी ये सब देख के ये सब होता क्यों था वैसे, क्योंकि बिकॉज की जो लाइन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलरेडी अपने मतलब पार फ्रॉम इट्स व्हाट डू यू से हायर हाई पॉइंट, ओके, काम कर रही थी। तो ये सब देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक चीज सोची कि क्यों ना हम गुड्स को और पैसेंजर को दोनों को एक अलग अलग कॉरिडोर दे दे, जिससे कि दोनों का ही टाइम से हो। क्योंकि गुड्स का क्या था, ज्यादा माल ढो सकते थे, मतलब कम टाइम के अंदर ज्यादा फ्रेट को देते कर सकते हो। पैसेंजर ट्रेन में क्या था, टाइम पंचुअलिटी की भाई इंडियन रेलवे वेस्ट है पंचुअलिटी के अंदर, लिटरली मैं बोल रहा हूँ। आज भी हम देखते हैं तो पंचुअलिटी बहुत कम है। हाँ बोल रहे हैं कि कोई कोई 80% की पंचुअलिटी पे अचीव कर दिया, अब पता नहीं कहाँ पे अचीव की है, वो लग रहा है कागजू में अचीव की गई है। बट स्टिल आज भी ट्रेन आधे घंटे लेट होती है, 45 मिनट्स लेट होती है, 1 घंटे लेट होती है। बट यार इसको ये ना मतलब चीजें नॉर्मलाइज कर दी गई है कि भाई आधा घंटा इंडियन रेलवे में तो हाँ भाई लेट मार चलता है, ये तो होता रहता है। बट नो, इट्स नॉट समथिंग नीड टू बी नॉर्मलाइज्ड। जब भाई आपने टाइम टेबल दिया है तो यू शुड फॉलो दैट टाइम टेबल, ओके। चलिए उस पर अभी हम बात नहीं करते हैं मुंडीलेस के ऊपर। हाँ बट पॉइंट ये है कि इस तरह सब चलता था, ठीक है। तो फॉर डिकेड्स इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ वाज कंस्ट्रेन्ड बाय इंडियन रेलवे नेटवर्क वेयर फ्राइट एंड पैसेंजर ट्रेन्स competed टू स्पेस ऑन सेम सैचुरेटेड ट्रैक्स, ओके। तो मैं अभी तक इसी की बात कर रहा था कि दोनों एक ट्रैक्स पे चलते हैं, ठीक है। अब इसका इम्प्लीकेशंस क्या थे हमारे, एक क्रॉनिक डिलेस फॉर बोथ पैसेंजर्स एंड फ्राइट ट्रेन्स, डिलेस बहुत ज्यादा हम देखते थे पहले। अगर आप 2015-16 या उससे पहले के टाइम देखो तो भाई ट्रेन 3 से लेकर 4 घंटे डिले होना इट्स लाइक वेरी नॉर्मल थिंग, ओके। सो भाई चलता है, ये हर रोज का काम था, ठीक है। लो एवरेज स्पीड्स फॉर फ्राइट ट्रेन, आपको पता है इंडियन रेलवे में फ्राइट ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर, ये है उनकी एवरेज स्पीड। तो आप सोचिए कि मतलब लेट्स से कि कुछ 500 किलोमीटर का कुछ डिस्टेंस ले जाना, मतलब दिल्ली टू बॉम्बे जाना है। अब मुझे सही तो उसका डिस्टेंस नहीं पता कितना होता है, अराउंड पता नहीं, सो आई डोंट वांट टू गेस टू, लेट्स से कि चलो गेस ही कर लेते हैं 700 किलोमीटर का, ठीक है। तो 700 किलोमीटर भी जाना है तो आप सोचिए कि 4 घंटे के मतलब अराउंड एक दिन के अंदर कितना लेगी, और फिर 700 किलोमीटर लेने के लिए बस खत्म ही मान लो, ठीक है। और कई कई बार तो होता क्या है कि भाई ये बस ओनली दिल्ली टू बॉम्बे का सेक्शन कवर करने के लिए उसको 5 से लेकर 6 दिन का टाइम लग जाता है फ्राइट ट्रेन को करने के लिए। तो इतना ज्यादा डिले से चलते रहते हैं, ठीक है। और अब और एक चीज क्या थी कि जो फ्राइट ट्रेन है ना भारी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, व्हेन वी कंपेयर इट टू पैसेंजर्स। अब उस कारण क्या होता है कि ट्रैक्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता था, एडवर्स इफेक्ट पड़ता था, क्योंकि ट्रैक्स धोने कारण भार ज्यादा ढोने कारण अब होता क्या था, हर एक क्या बोलते हैं मेटल का या हर एक एलिमेंट का आई वुड से इन सिविल थिंग्स, ओके, उनका एक एज लिमिट होता है, ठीक है। तो अब वो होता क्या है कि अगर सिंपल कंडीशंस में देखें तो एज लिमिट लगती है 15 ईयर्स की, अगर कोई एडवर्स कंडीशन है तो एज 10 ईयर्स की बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो हर एक चीज का जो एज होता है वो कम होते होते जाता है। इस कारण क्या होता है कि कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, उसका और डिलेस हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें मतलब एक चीज से दूसरी चीज इंटरेक्ट करती है वहां पे। अब इस कारण क्या होता है, पूरा एक लूप बनाते रहते हो हरे, और ऑल द टाइम कुछ ना कुछ चलता ही रहता है मेंटेनेंस के काम पे, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे डिलेस देखे जाते हैं। अब क्या होता है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी कैपेसिटी के ऊपर चल रहे सब, तो लिमिटेड कैपेसिटी फॉर एडिंग न्यू सर्विसेज और कैपिंग इकोनॉमिक पोटेंशियल, ठीक है। पहले ये था, तो अब देखते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी जो न्यू एरा ऑफ इंडियन रेलवे भाई ये पूरा ही चेंज है, ठीक है, नॉट पूरा, हाँ ये कुछ ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया मैंने, बट या आप एक मेजर शिफ्ट देख सकते हैं इंडियन रेलवे के अंदर, इन इट्स पैसेंजर क्लास, इन इट्स फ्रेट क्लास, ओके, इन इट्स स्पीड और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखोगे सब, ठीक है। तो अभी देखिए, अब मैं जो मतलब जो मैंने जिस तरह पूरा डिजाइन किया है इस पूरे व्हाट डू यू से प्रेजेंटेशन को मैंने आई व्हाट आई सॉ इज लाइक 3 main pillars आर देयर, ओके, फॉर इट्स लाइक न्यू एरा के अंदर इंडियन रेलवे के, आई वुड से पावरिंग द इकोनॉमी, रीडिफाइनिंग मोबिलिटी एंड बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फाउंडेशन। सो क्यों मैंने पहले बात ये थर्ड को रखा है, ये मैं एट द एंड आई विल लेट यू नो, ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी की थिंग विच इंडियन रेलवेज मतलब विच ड्राइविंग द इंडियन रेलवेज नाउ, ओके।
So yeah, it's a very big chunk of the investment also in Indian Railways, which is which where money are going for the sustainable foundations. So yeah, coming to first one, powering the economy, a revolutionary freight transport to create unprecedented capacity, efficiency and speed. Okay, so आपने मतलब ये यहाँ पे पावरिंग द इकोनॉमी का मीनिंग क्या, देखिए इकोनॉमी बढ़ती कैसी है। एक उसका जो डायरेक्ट रीजन एक होता है वो है कि आप जितना जल्दी फ्लाइट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करोगे फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, आपको उतना ज्यादा मतलब जितने कम टाइम में जितने ज्यादा स्पीड में जितने ज्यादा सेफ्टी से आप मूव करोगे, आपको उतने ज्यादा आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। ठीक है, एट द एंड इट विल हेल्प्स टू ग्रो इकोनॉमी। ओके, जीडीपी इंडायरेक्टली आई वुड से। तो अब इंडियन रेलवे क्या कर सकती है जिससे कि वो अपने गुड्स ट्रेन को प्रायोरिटी करे या गुड्स ट्रेन की स्पीड बढ़ाए या उनका जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़े, ऐसा क्या चीज है ऐसा? तो वो है आंसर डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ओके, सो पिलर नंबर वन, पावरिंग द इकोनॉमी विद द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। ठीक है, तो देखिए सो ये क्या था, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वैसे बहुत पुराना आइडिया था, ये अराउंड 2013 में समथिंग कभी स्टार्ट किया गया था। ओके, सो या ये मैं मतलब इसके जो की डिटेल्स है वो मैं अगले वीडियो में, अगर आपको ये इंटरेस्ट है जानने के लिए कि डीएफसी है क्या, कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, उसका क्या क्या चल रहा है काम, I would very happy to explain you. Okay, so please comment in the comment section. मैं उस केस को मैं टेकअप करूंगा। ठीक है, तो या तो ये समझ लीजिए ये एक स्ट्रेटेजिक था। ओके, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी था। ओके, सो टू सेपरेट freight from passenger traffic on high density routes to improve efficiency, reduce logistic cost, carry sustainability, high volume of goods, जो which as I said. Okay, तो यहाँ पे क्या था, मेन इसका गोल था कि सेपरेट फ्रेट्स फ्रॉम पैसेंजर ट्रेन ऑन हाई डेंसिटी रूट्स। तो आपने देखिए हमारे जो है ना इंडिया में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट्स है। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट सॉरी। तो उसमें क्या आता है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सॉरी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम ईस्ट टू सॉरी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो या ईस्ट वेस्ट वेस्ट जो भी हो, तो हम इस कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेटर के अंदर बेसिकली इंडिया का जो है ना 70% ऑफ द ट्रैफिक चलता रहता है। ठीक है, जैसे अब दिल्ली से साउथ ट्रेन जानी है या अपने को गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट या बंगाल बिहार इन सब में जाना है, तो ये मेन यही सब ट्रेन मेजर ट्रैफिक यहीं चलता है। और आपको पता है क्या, गुड्स भी मेजर इसी इन एरियाज में पाए जाते हैं। अब जैसे क्योंकि देखिए होता है क्या, जब कोई जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो वहाँ पे गुड्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो इंडियन रेलवे को भी वहाँ मतलब इंडियन रेलवे आर डूइंग दैट थिंग राइट, तो इंडियन रेलवे वहाँ पे सामान ले जाता रहता है। ठीक है, तो अब इसके कारण होता क्या है कि वहाँ पे सेम पैसेंजर ट्रेन और फ्राइट ट्रेन को भी सेम ट्रैक्स पे एलोकेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये is taking a lot of time. Okay, so it's not good. So to come up with this problem or to solve this problem, एंडरलिस ने क्या सोचा कि हम एक डीएफसी बनाएंगे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे। तो जो मेन की रूट्स थे अपने इंडिया में, ठीक है, जहाँ पे मतलब गुड्स मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, एक लाइन अलोंग विद द बिसाइड्स नॉट अलोंग बिसाइड्स द रूट ऑफ इंडियन रेलवेज, ठीक है, जो अभी चल रही है प्रेजेंट ट्रैक्स है उनके साइड में ट्रैक्स लेकर दिए, मतलब क्या, ओनली फॉर फ्रेट्स। तो उसे हम डीएफसी बोलते हैं। तो डीएफसी के अंदर दो पार्ट है, एक है ईडीएफसी, ओके, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और एक वेस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट डब्ल्यूडीएफसी। ओके, तो देखिए अभी जो पहला जो है ये है अपना आई थिंक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट या ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये वाला। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, लुधियाना से दाकुनी तक है, दानकुनी तक। ठीक है, लुधियाना जो अपने पंजाब की लुधियाना है और दानकुनी जो अपने वेस्ट बंगाल में। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है अपना ईडीएफसी ये 100% फुली ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये टोटली है अपना 1337 किलोमीटर का। ठीक है, और जो अपना वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो अपना दादरी स्टार्ट होकर जेएनपीटी तक जाता है, बेसिकली इसका अभी 85% ही ऑपरेशनल है। ठीक है, जो जेएन क्योंकि जे वनतार से लेके जेएनपीटी पोर्ट तक का जो रास्ता है अभी तक बना नहीं है, तो उसके लिए वेटिंग कर रहे हैं। तो बट टिल टिल दैट ये रूट जो है ऑपरेशन है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जो मेन था, न्यू नेटवर्क ऑफ ब्रॉड गेज हाई कैपेसिटी इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन बिल्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फ्राइट ट्रेन्स मैनेज्ड बाय द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो डीएफसी के लिए पूरे मतलब गवर्नमेंट ने पूरी एक नई बॉडी बनाई, दैट इज डीएफसी सीआईएल। ठीक है, ये बॉडी पूरी गवर्न करती है, इंडियन रेलवे गवर्न नहीं करती। बेसिकली सब्सिडी ऑफ इंडियन रेलवे मान लो या थोड़े अलग एंटिटी मान लो, बट या सेम इंडियन रेलवे तरह थोड़ा बहुत काम करती है क्योंकि सेम चीजें हैं, स्टेशन वही है। ठीक है, इनके मतलब जो इंजन है इंडियन रेलवे के हैं। ठीक है, ये सब मोस्टली 90% ऑफ द वर्क सेम ही रहता है इनका, मतलब सेम एज इंडियन रेलवे तरह चलता है। ठीक है, तो बेसिकली इस डीएफसी में न्यू चीज क्या है कि जो अपने ट्रैक्स है वो डिफरेंट टाइप के हैं, थोड़े मतलब मोर
मोर वेट बेरिंग कैपेसिटी के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। एक्सल लोड उनका ज्यादा होता है बेसिकली। और जो इलेक्ट्रिकल थिंग्स है, ठीक है, मतलब जो रूट्स है, जो रूट्स इलेक्ट्रिकल किए गए, मतलब ऑल द रूट्स आर इलेक्ट्रिकल ओनली। जो इक्विपमेंट्स यूज किए हैं वो भी अच्छे काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स यूज किए हैं, न्यू टेक ऑफ इक्विपमेंट्स है जो ज्यादा करंट को कैरी कर सकते हैं ऐसे वाले, ठीक है। अब इसके बाद ये जो इनमें जो कभी कभी पता है आपको, ये भी बोल जाता है कि जो इन रूट्स के अंदर जो इनकी गुड्स ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो अपनी राजधानी ट्रेन की स्पीड से भी ज्यादा होती है, मतलब एवरेज स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अराउंड 99 किलोमीटर कुछ पर आवर कुछ बोल रहे थे कि इनकी है एवरेज स्पीड। कुछ कुछ ट्रेन कैसे चल भी जाती है इसमें, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा हेल्प हो रहा होगा इन सब के कारण। तो या क्योंकि बिकॉज इट विल लीड्स टू फास्टर ट्रांसपोर्ट इन लेस टाइम, ओके, और मोर हाई, मतलब हाई अमाउंट ऑफ द गुड्स। सो आप समझ सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो डीएफसी कितना हेल्प कर रहे हैं। और अलॉन्ग विद दैट अभी रेलवे ने 2 न्यू डीएफसीज ऑल्सो अनाउंस कर दी गई हैं, ठीक है। अब वो जो है कहाँ से, विजयवाड़ा से अराउंड गुंटूर है, जो आंध्र प्रदेश में आता है। गुंटूर से लेके यहाँ वेस्ट बंगाल में एक है, और एक आई थिंक मध्य प्रदेश से कहीं से मतलब हो के आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, जो छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, इस वाले एरिया को, ठीक है, जो मतलब अपना आयरन रिच, जो ओर रिच इंडिया है, मतलब इस वाले पर छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया, बिहार आ गया, एमपी का कुछ आ गया, महाराष्ट्र कुछ पार्ट, जो तेलंगाना कुछ पार्ट है, इनके अंदर पूरा अभी मतलब पाँव पसार रहा है, सो दैट यहाँ वाला जो है पार्ट भी कवर हो जाए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पिलर के ऊपर जाते हैं, ठीक है। बिफोर द नेक्स्ट पिलर ये वाला एक है, द क्वांटम लीप इन स्पीड एंड एफिशिएंसी। तो एज आई सेड, जो डीएफसी के बारे में ही, कि जो पहले जो था 25 किलोमीटर पर आवर था एवरेज स्पीड, अब जो है 99.38 हो गई। तो यार बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। स्पीड में जो लीप है बहुत ज्यादा है डीएफसी नेटवर्क के ऊपर। एक्सेल लोड फ्रॉम 32.5 टू क्या बोलते हैं, इंक्रीज टू 32.5 टन्स फ्रॉम 25 टन्स, अलोइंग हेवियर लोड। सो या ये जो इंडियन रेलवे के अंदर जो होता है 25 टन्स का एक्सेल लोड होता है, जबकि डीएफसी के अंदर 32.5 टन का एक्सेल लोड है। तो आप समझ सकते हैं कि ज्यादा वेट ले जाया जा सकता है। ट्रेन लेंथ जो है इसके अंदर 1.5 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन लेंथ की मतलब रन करने कैपेबल है, जो इंडियन रेलवे के अंदर अराउंड 700 मीटर्स का आई थिंक है। इंडियन रेलवे के अंदर है, उससे भी थोड़ा लेस, 600 to 700 किलोमीटर, सो 700 मीटर तक आप मान सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन रेलवे का ऐसे लेंथ कम होता है, क्योंकि यार देखिए जो जितना प्लेटफॉर्म होता है हम उतना ही रख सकते हैं ट्रेन की लेंथ। तो ये एक व्हाट से एक ड्रॉबैक पॉइंट है, बट वो जरूरी है पैसेंजर्स का, क्योंकि वहाँ पैसेंजर भी रहते हैं, तो दैट्स रिक्वायर्ड। वेयर एज जो अपने डीएफसी के उसके अंदर पैसेंजर ट्रेन नहीं है, ओनली गुड्स ट्रेन चलती है, तो या वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स लंबे लंबे लगाए जा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है नई वाली टेक्नोलॉजी है। अब इसमें क्या डबल स्टैक कंटेनर सपोर्ट करने, मतलब सपोर्ट भी कर सकती है। ऐसे भी क्या बोलते हैं, अपने इलेक्ट्रिकल वायर्स लगाए गए हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डबल स्टैक हाई राइज पैंटोग्राफ जो टेक्नोलॉजी है जो इंजन के अंदर, वो भी लगाई गई हैं, जिससे कि जो डबल स्टैक कंटेनर जब ले जाना है तो उसमें ईजी हो, ठीक है। तो ये था बेसिकली अबाउट डीएफसी के बारे में। अब जो सेकंड पिलर है वो है रीडिफाइनिंग मोबिलिटी फॉर अ न्यू जनरेशन। तो अब देखिए, अभी तक किसकी बात की मैंने बात की गुड्स ट्रेन के बारे में, फ्रेटनेस के बारे में। अब मैं बात कर रहा हूँ अपने पैसेंजर क्लास के बारे में। सो पैसेंजर क्लास के बारे में आपने इस ट्रेन को देखा होगा, ठीक है, अपनी प्यारी वंदे भारत है, ठीक है। तो ये जब आई थी अपने अराउंड 2018 के अराउंड आई थी पहली बार ये, तो जब ये तब आई थी इसमें बवाल मचा दिया था, लिटरली बवाल मचा दिया था इसने, ठीक है। तो ये आज की इंडिया की न्यू ईयर ऑफ ट्रेन है, ठीक है। तब ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स है, ठीक है। तो बहुत दिनों से ना, मतलब इंडियन रेलवे में जो पैसेंजर क्लास थी वो बहुत बहुत ज्यादा ही मतलब स्लो थी जो ट्रेन थी। हाँ, कुछ बेसिक ट्रेन लाइक शताब्दी और राजधानी ओनली थी जो फास्ट जाती थी, अराउंड 130 किलोमीटर के स्पीड से जाती थी, बट उसके अलावा कोई ट्रेन नहीं जा पाती थी, ठीक है। तो इंडियन रेलवे वॉज इन अ डायर सिचुएशन, ओके, और डायर नहीं, आई वुड से कि उनके इंफ्रा को अपडेट करने की जरूरत थी। लाइक उनके रेलवे ट्रैक्स को, उनके बोगीज को, उनके इंजन्स को, लाइक उनके कैटरनरीज को, मतलब वायरिंग सिस्टम्स को, उनके इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को, सप्लाईज को, इन सबको जब तक वो अपडेट नहीं करते तब तक जो सोच रहे हैं, मतलब वो बोल रहे हैं ना कि हम सेमी हाई स्पीड ट्रेन सिस्टम बना देंगे या बुलेट ट्रेन बनाएंगे। सो बुलेट ट्रेन की कहानी थोड़ा अलग रखते हैं, या सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो अराउंड वो बोल रहे हैं कि 200 किलोमीटर है, तो 180 किलोमीटर पर आवर टू 200 किलोमीटर के बीच में उनको स्पीड पूरी अचीव करनी है पूरे इंडियन रेलवे के ऊपर। तो भाई ये सब करने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, और बहुत ज्यादा काम काम इन द सेंस में जो रेलवे के जो अंदर जो नेटवर्क है भाई, उनमें बहुत ज्यादा चेंज लाना पड़ेंगे आपको टू मेक दिस हैपन। बट ओके,
क्योंकि एक बार वी कांट मेक दैट मच ऑफ बिग लीप, वी कांट टेक दैट मच ऑफ बिग लीप, सो या वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी स्लो वन। ओके, सो उसी उसी के अंदर मतलब उसी के अंदर हम इट्स लाइक राइट नाउ वी आर trying to achieve 160 किलोमीटर पर आवर ऑफ स्पीड ऑन होल ओवर द इंडियन रेलवेज। तो बेसिकली अभी क्या है, जो न्यू दिल्ली से जो अपना ये भोपाल का सेक्शन है, ठीक है, उसके अंदर तो या हमने अचीव कर लिया है ये, बट ट्रेन चलती नहीं है वहां पे बिकॉज ऑफ द सेफ्टी कंसर्न्स। 130 किलोमीटर पर आवर का ही मैक्सिमम कैप लगा रखा है। हाँ, कुछ कुछ ट्रेन है जो शताब्दी और वंदे भारत जैसी ट्रेन है वो 160 वहां पे अचीव कर पाती है, 153 अराउंड की स्पीड जो है, बट उसके अलावा कोई ट्रेन वहां पे अचीव नहीं करती उस स्पीड में, बिकॉज पता है कि ट्रैक्स है, साइड में कोई सेफ्टीज कुछ है नहीं, तो लोग आते जाते रहते हैं, कैटल आता रहता है, कुछ ना कुछ आते रहते हैं, जिससे कि ट्रेन को अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन रेलवे में जो लोकोमोटिव है वो अचीव वो नहीं जा सकते। इंडियन रेलवे में जो लोकोमोटिव है वो अराउंड 220 किलोमीटर पर आवर भी जा सकते हैं। 200 तो ईजी है सबके लिए, मतलब 180 टू 200 हर लोकोमोटिव अचीव कर लेती है स्पीड, बट द पॉइंट इज नहीं जा पाती इंडियन रेलवे के अंदर, क्योंकि ना ही ट्रैक्स इतने स्ट्रांग है, ना ही मतलब सिविक सेंस की भी एक बात बन जाती है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं होने देती ऐसा, ठीक है। तो या अब जो है क्या इंडियन रेलवे क्या कर रही है, रीडिफाइन कर रही है पूरी मोबिलिटी को टू प्रोवाइड अ न्यू वर्ल्ड क्लास ट्रैवल एक्सपीरियंस फॉर मिलियंस डिफाइंड बाय स्पीड, कंफर्ट एंड मॉडर्न एमिनिटीज। ओके, तो आपने देखी होगी वंदे भारत, ये एक नई टाइप ऑफ ट्रेन है, ठीक है। अब इसमें स्पीड भी क्या है, बहुत जल्दी एक्सलेशन करती है, 160 किलोमीटर पर आवर इसकी टॉप स्पीड है, इसलिए हाँ इससे ज्यादा की ही है, ठीक है, बट या वही है भी बात, कंफर्ट भाई लास्ट ऑफ इसके अंदर मॉडर्न एमिनिटीज भी है। तो अभी आपने सुना होगा वंदे भारत स्लीपर भी आने वाली है अराउंड अगले इसी महीने, आई थिंक दिसंबर के अंदर ही वो लॉन्च तो हो जाना चाहिए, बट देखते हैं, लेट्स सी कब होगा। बट या वो a very big leap, I would say, in a comfort and modern amenities. Not in speed, I would say, because speed is would be the same as of our बेसिक ट्रेन जो एलएचबी कोच की जो ट्रेन चलती है 130 किलोमीटर पर आवर, हम मैक्स 140 की रख देंगे, उससे ज़्यादा कुछ वैसा होने वाला है नहीं स्पीड के बारे में, बट ए कंफर्ट एंड मॉडर्न एमिनिटीज विल बी ऑन अ नेक्स्ट लेवल। ओके, तो ये जो अपनी है वंदे भारत ट्रेन 18 सेट पहले इसको बोला जाता है, फास्ट एक्सप्लोरेशन के लिए जानी जाती है अपनी, और ऑपरेटिंग स्पीड जो है इसकी 160 किलोमीटर पर आवर है। ऑन बोर्ड वाईफाई, बायो वैक्यूम टॉयलेट्स है, रोटेटिंग सीट्स इन एग्जीक्यूटिव क्लास है, और एडवांस सेफ्टी सिस्टम से। तो आप समझ सकते हैं कि पहले जो रेलवे में थे, मतलब उससे जो कंफर्ट की बारे में बात करो या एमिनिटीज के बारे में बात करो, उससे बहुत आगे ये ट्रेन गई है। लेट्स सी क्या होता है, मतलब इनका फ्यूचर क्या होता है, तो समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ द स्पीड एंड सर्विस और इंडियन रेलवे। ओके, तो सबसे पहले जो थी अपनी, मतलब जो सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले कुछ ज़्यादा कोई था नहीं इंडिया के अंदर, ठीक है। सो बिफोर आवर independence also we have a some luxurious train, not luxurious train, passenger trains। Okay, so Deccan Queen थी सबसे पहले, one of the India's first iconic deluxe trains, okay, connecting from Mumbai to Pune, 1930 में स्टार्ट हुई। उसके बाद अपनी राजधानी 1969 में स्टार्ट की गई थी। द फर्स्ट सुपर फास्ट फुली एयर कंडीशन ट्रेन सेट अ न्यू स्टैंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर। आपके लिए आपको तो लाइब्रेरी पता होगी जो अपनी राजधानी से लेके चलती थी पहले, बिफोर जब एलएसबी को उसके आने से पहले, और येलो और रेड का जो लाइब्रेरी था वो बहुत फेमस था, ठीक है, वो ओनली फॉर दोज आर रिजर्व फॉर राजधानी एक्सप्रेसेस। ओके, फिर शताब्दी आती 1988 के अंदर, जो इंट्रोड्यूस फॉर प्रीमियम इंटरडे ट्रैवल कैपेबल ऑफ रनिंग एट 130 पर टू 150 किलोमीटर पर आवर। जो इंटरसिटी जो ट्रेन है ना, आज भी बहुत ज़्यादा, मतलब आई वुड से कि लोगों को हेल्प करती है। इन वन डे दे कैन कम एंड गो। सो जो वंदे भारत है, मोस्ट ऑफ थिंग यू कैन से एज इंटरसिटी ट्रेन ही होती है वो, क्योंकि वो लेट्स से कि दिल्ली से भोपाल के निकली, फिर भोपाल से दिल्ली उसको उसी दिन आना पड़ता है ऑन द सेम डे, मतलब 24 आवर उसको पूरा वो कवर करना पड़ता है पूरी जर्नी, ठीक है। तो अगले जो है 2019, सो मैं जो पूरे आपको स्लाइड ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो पिक्चर है ये पूरी अपनी जो इंडिया के अंदर डीलक्स ट्रेन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो सर्विस है वो किस तरह बड़ी सर्विस, मतलब हाउ द सर्विस गॉट अपग्रेडेड ऑन द टाइम फ्रेम। सो 1913 में सबसे पहले आती है, फिर 1969, फिर 1988, उसके बाद जो सबसे बड़ा लीप 1988 का सबसे बड़ा लीप लिया गया है, और जो जंप लिया गया वो 2019 के अंदर, जब इंडियन रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हमने अपने सर्विस के अंदर इंडक्ट किया, ठीक है। तो या तब अब जो है पिलर 3, जो मैंने बोला था वीडियो में आगे बताऊंगा आपको, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर। तो ये मतलब एक पूरी एक नई स्टोरी है इंडियन रेलवे, जो अपने अब इन्वायरमेंट के ऊपर भी ध्यान दे रही है, ठीक है। पहले ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि पहले आपको पता होगा कि भाई इंडियन रेलवे के अंदर तो यार बाथरूम भी ट्रैक्स भी कर देते थे लोग, ठीक है, तो इतनी घटिया सिचुएशन थी इंडियन रेलवे की।
उसके बाद जब इंडियन रेलवे सोचे कि हम भाई हमें सस्टेनेबल बनाना है, इंडियन रेलवे को सेफ बनाना है, क्लीन बनाना है, ओके, स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत की तरह जब पीएम मोदी साहब सर ने जो एक कॉल किया था, ठीक है, उसी कारण ये सब चल रहा है अभी। ठीक है, तो सबसे उसमें से जो सबसे पहला था क्या बोलते सस्टेनेबल के अंदर द नेशनल मिशन की 100% ऑफ द ब्रॉड गेज नेटवर्क को नेट जीरो एमिशन तक हमें ले जाना है। तो उसके सबसे पहले क्या था, इलेक्ट्रिफिकेशन स्टार्ट करना। तो इंडियन ने वही किया। तो पता है आज के दिन में 99.89% ऑफ द ब्रॉड गेज लाइन नेटवर्क ऑफ इंडियन रेलवेज इज इलेक्ट्रिफाइड। तो यार ये ना बड़ा नंबर होता है, ठीक है, मतलब कि 99% पूरा अपना इंडियन रेलवेज का, मतलब नॉट पूरा इंडियन रेलवेज का, 99.89% ऑफ ब्रॉड गेज नेटवर्क इंडियन रेलवेज का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। तो ये करने के लिए ना भाई बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, बहुत टाइम की जरूरत पड़ती है, बहुत एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि बस आपने मतलब एक पोल लगा दिया और लाइन लगाते गए और ट्रेन चल गई, नहीं, आपको जो सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई होती है, उसको भी आपको मद्देनजर रखना पड़ता है कि दैट शुड बी 24/7, ये कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, और अगर लेट्स से इफ कुछ हो जाता है, मतलब इफ हादसा कुछ हो जाए तो बहुत जल्दी उसको रिकवर किया जा सके, फिर अगेन लाइन को अप किया जा सके, सब। It's not a what do you say, easy thing to manage all this stuff, but yeah, Indonesia is doing it's a very big thing. Okay, so जो अभी अगला जो है अपना कि जो एंटायर इलेक्ट्रिफाइड मेन लाइन नेटवर्क है, यूज 25 किलोवाट AC सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड फर्स्ट एडॉप्ट 1957। तो अभी भी स्टिल इंडिया के अंदर 25 किलोवाट AC ट्रैक्शन ही यूज किया जाता है। पहले DC ट्रैक्शन भी था, फिर बाद में 25 किलोवाट AC ट्रैक्शन लिया गया, ठीक है, फॉर विच गिव्स अस द बेटर एफिशिएंसी एंड द बेटर स्पीड्स एंड द बेटर एक्सेलरेशन टू। ठीक है, तो अभी इसके अंदर क्या है, जो मेन क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स थे और चैलेंजेस थे, कि जो टिल 2015 ओनली 45% ऑफ द नेटवर्क वाज इलेक्ट्रिफाइड, ओके, विद प्रोग्रेस एवरेजिंग जस्ट अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स पर ईयर फॉर डेकेड। मतलब कि 2015 से पहले, ठीक है, ये ऐसा कुछ सोचा भी नहीं होगा कि इंडियन रेलवे में कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। तो हाँ, इसलिए रेलवे भी क्या बहुत धीरे धीरे इलेक्ट्रिफिकेशन कर रही थी, ओनली 45% ऑफ इंडियन रेलवे से इलेक्ट्रिफाइड हो रहा था। अब जब इंडिया ने सोचा कि भाई सस्टेनेबल टी के तरफ जाना है इंडिया को, तो उसमें सबसे पहले क्या क्लीन एनर्जी पे ही फोकस करना पड़ेगा, तो वो थी इलेक्ट्रिसिटी अपने लिए। ठीक है, हाँ, बस ये और एक चीज़ है, मतलब कि इंडियन जो इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कोल से ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो या एट द एंड ऑफ द डे इलेक्ट्रिसिटी भी from I would say not a green energy, but still we are, what do you say, not making the endpoint pollution. Okay, we are not what do you say, doing the endpoint pollution kind of stuff. We are mitigating those things. Okay, so and one more thing, जो इंडियन रेलवेज जो है वो जो अपनी एनर्जी बनाता है वो भी मोस्टली रिन्यूएबल सोर्सेस से ही बनवाता है, नॉट कोल फायर्ड गैस स्टेशन से। अब भी स्टिल है, मतलब मेजर चंक तो वहीं से आता है, बट या इंडियन रेलवेज जो मेजर चंक जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ही मूव कर रहे हैं। बट द गोल क्या है, जो इन 2018 गवर्नमेंट सेट एन एम्बिशन टारगेट टू इलेक्ट्रीफाई द एंटायर नेटवर्क, ओके, शिफ्टिंग द प्रोग्राम इनटू मिशन मोड। तो 2018 के बाद से ये मतलब किक ऑफ हुआ था, बट या आज मतलब पूरे 7 साल होने को आ रहे हैं अराउंड, ठीक है, तो स्टिल चल रहा है, बट ये 99.89% इज नॉट अ इजी टास्क व्हाट दे हैव अचीव्ड इन द सेंस कि 68,000 अपनी मतलब रूट ट्रैक लेंथ है, मतलब इसके अंदर आपको क्या अप एंड डाउन लाइन्स आते कहेंगे, ट्रिपलेट्स होते कहेंगे, पॉप 4 लाइन्स होती है, ठीक है, तो ये सब इन्होंने किया, सब पूरे 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 नेटवर्क को ही इन्होंने, मतलब 99% ऑफ नेटवर्क को ही इन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, अप डाउन सब मिला के। ठीक है, तो अब जो अगला है कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है इंडिया के अंदर, ठीक है, मतलब जो ग्रीन जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर इंडिया ने काम किया, तो अब हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन चल किस तरह रहा था। तो ये अराउंड 2000 टू 2007 के बीच का एस स्टेट टू, ठीक है, कम हो गया था वैसे, फिर 17-18 में 4,487, फिर 1895, 5276, 2021 में इस अब देख सकते हो कि लिटरली एक मतलब इंक्रीजिंग ही दिखा रहा है, कहीं ऐसा कुछ है नहीं कि डाउनग्रेड नहीं है। ठीक है, हिस्टोरिक अचीवमेंट और 45,000 किलोमीटर रूट हैव बीन इलेक्ट्रिफाइड सिंस 2014। ठीक है, सो 2014 से 45,000 किलोमीटर का रूट ही अचीव, मतलब क्या बोलते हैं कि पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, और अलॉन्ग विद दिस न्यू रूट्स भी डाले जा रहे हैं, अब न्यू रूट्स को भी इलेक्ट्रिफिकेशन एट द सेम टाइम कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो नाउ जो भी अपने न्यू रूट्स आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिफाइड होके ही आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे डीजल लगा दिया जा रहा है। ठीक है, तो
यार इसका बेसिकली होता क्या है ना, जब इलेक्ट्रिफिकेशन होता है तो इलेक्ट्रिकल इंजन जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स जो होते हैं, वो they are good in acceleration, they can take fast acceleration, they are capable of doing achieving good stable higher speeds, okay, and also to what do you say, to pull the good load, good freight loads, okay. So आपने सुना होगा वैग 12 के बारे में, वैग 9 के बारे में, जो इंडिया के हॉर्स पावर्स है, ठीक, मतलब जो हॉर्सेस है इंडिया के, जो लगातार भाई काम करते ही रहते हैं, तो वो ऑल दोज आर इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स ओनली, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 98.83%, ठीक है। तो ये जो एरिया, ये सब, ये जो स्टेट्स हैं इंडिया के, दीज ऑल 100% इलेक्ट्रिफाइड। जो अब नहीं हुए हैं वो ये है, आपको पता है राजस्थान बहुत सारे जगहों पे अभी मतलब इलेक्ट्रिफाइड नहीं हो रखा, गुजरात में है कुछ, आंध्र आंध्र में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरला में, तमिलनाडु में, फिर यहाँ पर उड़ीसा में आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे झारखंड में आ गया, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, हाँ कुछ कुछ जगह पे, और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी जगह पे था नहीं, ऐसा अभी अभी कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अब इस कारण होता क्या है कि रिड्यूस्ड कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं, ठीक है। आपने एक नाम भी सुना होगा कि व्हाट्स कार्बन क्रेडिट्स, ओके। सो जो कल की जो इन फ्यूचर कार्बन क्रेडिट्स आल्सो द वन थिंग व्हिच विल गेन द नेम, ओके। तो बहुत सारी कंपनीज अब ऐसी हैं जो कार्बन क्रेडिट्स खरीदती भी है, मतलब वो करती हैं क्या है कि पोल्यूशन के एंड पे हो रहा है, मगर वो दूसरी किसी कंपनी से कार्बन क्रेडिट्स लेके अपने आप को दिखाते हैं कि वी आर द कार्बन न्यूट्रल कंपनी। तो ये बहुत सारी कंपनी आजकल कर रही है। तो बेसिकली दीज ऑल थिंग्स आर ऑन मींस टू अचीव अ नेट जीरो कार्बन एमिशन गोल, ओके। सो इंडियन रेल का क्या है कि 2030 के अंदर अचीव करने का ट्राई कर रही है, मतलब गोल तो नहीं वो रखा है कि बाई 2030 वी विल अचीव द नेट जीरो कार्बन गोल। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अब देखिए, अब मेन जो इलेक्ट्रिफिकेशन करने का ना, मेन जो प्लस पॉइंट क्या होता है, रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो विद रिस्पेक्ट टू डीजल जो इंजन चलती है, स्टीम इंजन चलती है, उनसे जो इलेक्ट्रिक है वो बहुत सस्ता पड़ता है इन ऑपरेशन में, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एनर्जी सिक्योरिटी, रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स। तो बेसिकली क्या है, इंडिया के पास कोई मतलब ऑयल रिजर्व्स नहीं है, मतलब सॉरी ऑयल वेल्स नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, हमें पूरा इम्पोर्ट ही करना पड़ता है फ्रॉम द रशिया, फ्रॉम सऊदी, फ्रॉम ईरान, फ्रॉम मतलब समटाइम्स फ्रॉम वेनेजुएला, ऑल दीज कंट्रीज। सो बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है कि हम एक कंट्री पे डिपेंडेंट है फॉर आवर एनर्जी नीड्स। नाउ इलेक्ट्रिक के अंदर इट्स नॉट रिक्वायर्ड, मतलब दैट दिस मच ऑफ थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज इंडिया के अंदर कोल भरपूर मात्रा में मिलता है, और बिकॉज ऑफ दिस इंडिया के अंदर आपको कोल फायर्ड गैस पावर स्टेशन बहुत ज़्यादा मिलेंगे, पावर प्लांट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो ये सब कम करने के लिए, मतलब कि जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, अगेन, so current is a electricity is a one of the good thing for improved performance. So as I said that की hauling power और acceleration अच्छी होती है इलेक्ट्रिक इंजन्स की, ठीक है। तो अब आते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, हाउ द पिलर्स एम्पलीफाई ईच अदर। तो हमने पिलर वन बात की, ठीक है। सो डीएफसी के बारे में, पिलर टू जो अपना मॉडर्न पैसेंजर ट्रेन है, और पिलर थ्री इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी के बारे में। तो डीएफसी क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन, powerful electric locomotives to run full potential. Crucially, it decongests the legacy network, freeing up track capacity for passenger services. Okay, or on the same time, modern passenger trains जो वो भी electrically आ गए. So the newly available capacity allows for the introduction of more high-speed Vande Bharat services and improve the punctuality and speed of all passenger trains. और फिर अगर इलेक्ट्रिफिकेशन बात में आते हैं तो provides clean, efficient power for high-speed passenger trains and heavily haul freight locomotives, make the entire network sustainable and cost effective. तो अब इस कारण क्या होता है, कॉस्ट कम होती है, सेम डेडिकेट, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन हमारे एनर्जी कॉस्ट कम होती है। अब बिकॉज ऑफ द एनर्जी कॉस्ट कम होगी, तो यहाँ पे एट द एंड हम जो फ्राइट के जो कॉस्ट है वो हमारे लिए कम होते हैं, एट द एंड पैसेंजर के कॉस्ट भी थोड़ा, मतलब पैसेंजर ट्रेन की कॉस्ट थोड़ा कम किया जा, मतलब कम होती है एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन के अंदर। अब जिस कारण क्या होता है, रेलवे का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। अब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो रेलवे क्या होगा, टिकट्स की कॉस्ट इतनी जल्दी नहीं बढ़ाएगी अपने, ठीक है, अच्छी फैसिलिटीज दे पाएगी हमें, और along with this punctuality भी maintain की जाएगी because of the good speeds and acceleration what electric locomotives have. सो या सो आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया, ओके। सो आई थिंक यू गाइस विल लाइक इट दैट what is Indian Railways, how it is operating, what are the three pillars of Indian Railways, okay। so कैसे हम स्पीड को, कैसे हम सस्टेनेबिलिटी को, एंड कैसे हम अपने ऑपरेशंस को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट इंडियन रेलवेज, हाउ इंडियन रेलवेज का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ दैट वो
पैसेंजर्स को अच्छे एमिनिटीज़ दे सकते हैं, फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, और जो मोर ट्रेन्स रन कर सकते हैं, like those kind of stuff. Okay, so if you guys like my presentations or explanation in the video, so please like, share and subscribe, so it will support me a lot, okay, to to make more these kind of videos. Okay, so yeah, thank you, and have a nice day. Bye.